चलिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये देख ले कि कल हम क्या पढ़े थे। ठीक है, तो कल हम जो पढ़े थे उसके बारे में डिस्कशन कर लें तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो कल हम पढ़े थे प्रतिबिंब के बारे में। कल हम पढ़े थे प्रतिबिंब के बारे में, तो और पढ़े थे दर्पण के बारे में। ये दो टॉपिक कल पढ़े थे। तो प्रतिबिंब के बारे में एक पॉइंट छूट गया था, मैं आज कंप्लीट कर दे रहा हूँ उसको। ठीक है, तो प्रतिबिंब के प्रकार छूट गया था। तो प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। एक होता है आभासी और दूसरा होता है वास्तविक। ठीक है, पहला आभासी, दूसरा वास्तविक। आभासी का मतलब क्या होता है? आभासी का मतलब ये होता है कि जहां पर किरणें आकर मिलते हुए प्रतीत होती हैं। जहां पर किरणें आकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, आभासी कहलाता है। ठीक है, मिलते हुए प्रतीत होंगी तो आभासी, और यहाँ पर वास्तव में किरणें आके मिलती हैं। ठीक है, तो जहाँ पर वास्तव में किरणें मिलती हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम आगे समझेंगे जब किरण आरेख बनाया जाएगा, तो उस समय ये क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक देखते हैं आगे क्या है। चलिए तो हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक क्या है? प्रकाश का उत्क्रमणीयता। ये देखते हैं ये क्या होता है, प्रकाश का उत्क्रमणीयता क्या होता है। तो इसमें ऐसे समझा जाएगा कि जैसे ये कोई परावर्तक पृष्ठ है, हम इस पर प्रकाश की किरण को आपतित कराएंगे, और आपतित कराने के बाद जब इस परावर्तक पृष्ठ से टकराएगा तो टकराने के पश्चात इसका हो जाएगा परावर्तन। ठीक है, परावर्तन हो गया। अब जहाँ पर ये किरण जा रही है वहाँ पर हम फिर से एक और परावर्तक अगर पृष्ठ लगा दें, तो होगा क्या कि इस पृष्ठ से प्रकाश ये जो जा रहा है उसी रास्ते वापस आ जाएगा। ठीक है, और फिर जैसे वापस आएगा तो यहाँ से टकराएगा, और यहाँ से टकराने के बाद जहाँ से आया था वहीं चला जाएगा। ठीक है, जहाँ से आया था वहीं क्या हो जाएगा? चला जाएगा। यही घटना क्या कहलाएगा? प्रकाश का उत्क्रमणीयता। ठीक है, तो ये घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का उत्क्रमणीयता। यहाँ पे एंगल कितना होना चाहिए? यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ये इस किरण का नाम क्या है? इस किरण का नाम है आपतित किरण, और इसका नाम क्या है? परावर्तित किरण। ठीक है, इस किरण का नाम आपतित किरण और इस किरण का नाम परावर्तित किरण। तो परिभाषा में क्या हो गया कि यदि हम परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लें, ठीक है, यदि हम परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लें, आपतित किरण का मतलब ये है कि इस दर्पण के लिए ये जो परावर्तित किरण है आपतित किरण कहलाएगी। ठीक है, इस दर्पण के लिए ये जो परावर्तित किरण है आपतित किरण कहलाएगी।
तो यदि हम परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लें तो आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार दिखाती है। ठीक है, अब यहाँ से प्रकाश पुनः जा रहा है, तो जा रहा है तो ये आपतित किरण क्या बन गई? परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण क्या बन गई? परावर्तित किरण। यहाँ पर क्या बना था? ये जो परावर्तित किरण है ये आपतित किरण बन रही है, तो अब इसकी वजह से ये आपतित किरण परावर्तित किरण बन जाएगी। ठीक है, तो मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ। यदि आपतित किरण को यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लें, आपतित किरण मान लें तो आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह किरण की भांति व्यवहार दिखाती है। ठीक है, समझ में आया? तो यदि हम परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लें तो ये जो आपतित किरण है परावर्तित किरण की तरह व्यवहार दिखाएगी। यह घटना प्रकाश का उत्कर्मणीयता कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? तो फिर अगला देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है? गोली दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही है, गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। इसमें देखते हैं तो गोलीय दर्पण होता क्या है? तो गोलीय दर्पण बताया, पिछली क्लास में बताया था कि गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कांच का खोखला गोला है, अगर हम काट दें तो इस तरीके से दो शेप मिलेगा आपको, इस तरीके से दो शेप मिलेगा। अब काम क्या करना है कि एक को हम अंदर से पॉलिश कर देंगे और एक को हम बाहर से पॉलिश कर देंगे। ठीक है, एक को अंदर से पॉलिश कर देंगे, एक बाहर। तो जिसको हमने अंदर से पॉलिश किया उसका बाहर वाला पृष्ठ चमकदार हो गया, और जिसको हमने बाहर से पॉलिश किया उसका अंदर वाला पृष्ठ चमकदार हो गया। ठीक है, तो ये अब कैसे बनेगा? तो ये बन जाएगा इस तरीके से। ये कैसे बनेगा? तो इस तरीके से। और ये कैसे बनेगा? तो इस तरीके से। ठीक है, तो जिसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की तरफ उभरा हो उसको हम बोलेंगे उत्तल दर्पण। उसको क्या बोला जाएगा? उत्तल दर्पण। और जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ दबा हो उसको क्या बोला जाएगा? अवतल दर्पण। ठीक है, तो गोलीय दर्पण हमारे पास कितने हैं? गोलीय दर्पण हमारे पास कितने हैं? तो गोलीय दर्पण दो हैं, एक है उत्तल दर्पण और दूसरा है अवतल दर्पण। ठीक है, तो इन्हीं दोनों गोलीय पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है हमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें जानना है? तो सबसे पहले हम इन दर्पणों पे किरण को भेजेंगे। तो देखते हैं कैसे भेजते हैं इस दर्पण पे किरण को। तो मुख्य रूप से हम 3 प्रकार से किरणों को भेज सकते हैं। 3 तरीके से हम दर्पण पर किरण को भेज सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये कौन सा दर्पण है? ये है अवतल दर्पण। ये क्या है? अवतल दर्पण। ठीक है, और ये है मुख्य अक्ष और ये है ध्रुव। इस लाइन का नाम क्या है? मुख्य अक्ष। और इस बिंदु का नाम क्या है? ध्रुव। ठीक है, और ये रहा इसका वक्रता केंद्र। ये क्या रहा?
वक्रता केंद्र। अब यहाँ पर देखा जाएगा कि ये जो P है और ये C है, ठीक इसके बीच में एक पॉइंट होता है, ठीक इसके बीचों बीच एक पॉइंट होता है जिसको हम F से दिखाएंगे। F क्या है? फोकस। F क्या है? फोकस। ठीक है, F क्या है? फोकस बिंदु। ठीक है, C और P के ठीक बीचों बीच एक बिंदु होता है जिस बिंदु को हम कहेंगे फोकस। अब इसमें देख लेते हैं ये कौन सा दर्पण है, तो ये दर्पण है उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ये लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम है मुख्य अक्ष। इस लाइन का नाम क्या है? मुख्य अक्ष। ये जो दर्पण का मध्य बिंदु है, दर्पण का मध्य बिंदु है, इसको हम बोलेंगे ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोला जाएगा? ध्रुव। और ये इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा। ये इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो P और C के ठीक बीचों बीच एक बिंदु होता है जिसको हम बोलेंगे F। ये क्या है? फोकस बिंदु। ठीक है, फोकस बिंदु होता है। ठीक है, समझ में आया? तो P और C के बीच में एक बिंदु होता है जिसको हम फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि दर्पण पर किरण को भेजना। ठीक है, क्या देखा जाएगा? दर्पण पर किरण को भेजना। अगला हेडिंग है दर्पण पर किरण को भेजना। तो हम कितने तरीके से दर्पण पर किरण को भेज सकते हैं, देखते हैं। तो ये कौन सा दर्पण है? ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। और ये कौन सा दर्पण है? तो ये है उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? ये है उत्तल दर्पण। ठीक है, ये है मुख्य अक्ष लाइन। मुख्य अक्ष लाइन। ठीक है, अब पहला पॉइंट हमारा ये है। पहला पॉइंट, जो बात इसके लिए होगा वही बात इसके लिए होगा। ठीक है, दोनों के लिए एक ही कथन होगा। तो पहला पॉइंट क्या है? हम कितने तरीके से किरण को भेज सकते हैं? तो पहला हम भेजेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, पहला हम भेजेंगे क्या? मुख्य अक्ष के समांतर। तो इसका कुछ ना कुछ केंद्र होगा, तो इसके केंद्र को मान लेते हैं कि यहाँ पर है। इसका केंद्र यहाँ पे है और इसका केंद्र कहाँ पे है? इसका केंद्र मान लेते हैं यहाँ पे है, ये। ठीक है, इसका केंद्र यहाँ पे। जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगी, जब मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है और इसके समांतर हम प्रकाश की किरण को भेज रहे हैं दर्पण पे, तो यहाँ से होगा इसका परावर्तन, यहाँ से इसका होगा परावर्तन। अब ये परावर्तित होके किधर से जाएगी? तो परावर्तित होके जहाँ से भी जाएगी, परावर्तित होके जहाँ से भी जाएगी, उस बिंदु का नाम क्या पड़ जाएगा? उस बिंदु का नाम पड़ जाएगा फोकस। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है। अब इसमें देखते हैं इसमें कैसे जाएगा। तो इसमें क्या बताया गया? बताया ये गया कि ये है P और ये है C। इस P और C के बीच में क्या होता है? P और C के बीच में क्या होता है? F होता है। ठीक है, P और C के बीच में क्या होता है? F होता है। अब प्रकाश की किरण ये ऐसे जाएगी, अब इसका होगा परावर्तन। तो परावर्तन होगा तो कैसे जाएगी? तो फोकस से होके जाएगी। तो फोकस से होने का मतलब ये है कि दर्पण को भेद के ऐसे तो जाएगी नहीं, दर्पण को भेद के ऐसे नहीं जाएगी। तो होगा क्या कि अब ये हो जाएगा इसका इस तरीके से परावर्तन। ठीक है, इसका इस तरीके से परावर्तन हो जाएगा। अब हम फोकस से यहाँ दिखाएंगे कि हाँ वास्तव में फोकस से आ रही है। ठीक है, तो इसको दिखाएंगे कैसे? तो इसको दिखाएंगे हम एक डॉटेड लाइन से, इस तरीके से, जो कि बताएगा आभासी को। ठीक है, किसको बताएगा? आभासी को। ठीक है, तो मैंने प्रतिबिंब के बारे में बताया था कि प्रतिबिंब दो तरीके का होता है, एक
वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब का मतलब ये होता है कि जहाँ पर किरणें वास्तव में आके नहीं मिलती हैं, जहाँ पे किरणें आभासी रूप से मिलती हैं उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। तो यहाँ पर किरण क्या हो रही है, आभासी रूप से आके मिल रही है, और यहाँ पे किरण वास्तविक रूप से आके मिल रही है। तो यहाँ पर जो भी प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और यहाँ पे जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाती है। अब इसमें परिभाषा क्या बन जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाते हुए प्रतीत होती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो परिभाषा क्या बन गई, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से या फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट समझ में आया, पहला पॉइंट समझ में आया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि ये दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, और ये कौन सा दर्पण है, ये है उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, ये है उत्तल दर्पण। ठीक है, अब हम इस पे मुख्य अक्ष खींच लेंगे और इसका भी ये मुख्य अक्ष हो जाएगा। यहाँ पर हम केंद्र को डिसाइड कर देते हैं, केंद्र ये हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका P। ठीक है, और इसका केंद्र, इसका P यहाँ पर हो जाएगा और केंद्र मान लेते हैं कि यहाँ पर ये केंद्र है जाएगा। ठीक है, केंद्र और ये, अब इसका फोकस ठीक इसके बीच में होगा और इसका फोकस इसके बीच में होगा। ठीक है, तो पिछले वाले में कैसे भेजा गया था, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी तो परावर्तन के पश्चात कैसे फोकस से जा रही थी। अब इस बार हम फोकस से भेजेंगे। ठीक है, इस बार कैसे भेजेंगे, फोकस से। तो जैसे ही हम फोकस से भेजें, ये फोकस है। ठीक है, कैसे जा रही है ये प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण कैसे जा रही है, फोकस से। तो जैसे ही फोकस से आ रही है तो यहाँ होगा इसका परावर्तन। अब परावर्तन होने के बाद क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ठीक है, तो अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर भेजें तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी, और जब हम फोकस से भेजें तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम भेजेंगे कैसे, तो ये है फोकस। तो फोकस का मतलब हम दिखा देंगे कि ऐसे भेज सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आभास रूप से। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भेज दे रहा हूँ। ठीक है, ये फोकस से आ रही है, फोकस से आ रही है, और इसका होगा यहाँ पे परावर्तन। अब परावर्तन के पश्चात कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, तो ये फोकस से आ रही है और यहाँ पे होगा इसका परावर्तन। अब परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ये दूसरा पॉइंट है। तो जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण फोकस से आती है, तो फोकस से आती है या आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई
प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ठीक है। तो परिभाषा क्या होगी इसकी कि जब प्रकाश की किरण फोकस से आएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। यहाँ पे जब प्रकाश की किरण फोकस से आते हुए प्रतीत होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, ठीक है। ये दूसरा स्टेटमेंट है, समझ में